इस वीडियो में हम क्लास 10th का पॉलिटी का चैप्टर 5 लोकतंत्र के परिणाम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के जो 4 चैप्टर हैं उसको मैंने कवर करवा दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है लोकतंत्र की विशेषता को लेकर कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था बेहतर क्यों है। देखिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन ही याद आता है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ये बेहतर क्यों है, क्यों इसको बेहतर माना जाता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है, हर नागरिक को समान माना जाता है। दूसरा, व्यक्तिगत गरिमा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की जाती है। तीसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में फैसले बेहतर लिए जाते हैं। फैसले बेहतर इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा विचार विमर्श करने के बाद ही कोई कानून बनता है, इसलिए अच्छे फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा टकराव को कम करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो देश है वहाँ पे हिंसा या मतभेद बहुत ही कम होते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो विविधता है इसका आदर करती है, इसका सम्मान करती है, इसलिए यहाँ पे क्या टकराव कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गलतियों को सुधारने का मौका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्शन जो होता है 5 साल के लिए होता है। अगर जनता ने किसी पार्टी को चुना, काम नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, 5 साल के लिए होगी। आने वाले जो नेक्स्ट जो 5 ईयर होंगे उसके लिए उस पार्टी को हटा दिया जाएगा और कभी सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए इसे कहते हैं गलतियाँ सुधारने का मौका। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर क्या है, ये कहा जाता है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है ये बेहतर है, ये अच्छी मानी जाती है बाकी शासन व्यवस्था से, जैसे तानाशाही हो गए इत्यादि से। इसके अलावा देखिए, आज लगभग विश्व के सभी देश लोकतांत्रिक होने का दावा कहते हैं। हर देश लोकतांत्रिक होने का दावा कर रहा है, और किस आधार पर कर रहा है? क्योंकि उनके पास औपचारिक संविधान है, नियमित चुनाव करवा रहे हैं, राजनीतिक दल भी हैं और नागरिकों के बुनियादी अधिकार भी हैं। इस आधार पर क्या है, जो विश्व का हर देश लगभग कहता है कि हम भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश हैं। इसके अलावा देखिए, लोकतंत्र के तत्व अधिकांश देशों में समान है। जो ये लोकतंत्र के तत्व हैं वो यही तत्व हैं, ठीक है। संविधान का होना, नियमित चुनाव होना, राजनीतिक दल होना, बुनियादी अधिकार होना। तो जो ये लोकतांत्रिक के जो तत्व हैं अधिकांश देशों में समान है। जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ वहाँ चीज़ें चल रही यहाँ पे हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे देखो सामाजिक स्थिति अलग है, वहाँ की आर्थिक उपलब्धि अलग है, वहाँ के सांस्कृतिक मामले अलग हैं। अब जो ये जो चीज़ें अलग हैं इनके आधार पर इसका प्रभाव जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर भी पड़ता है। इसीलिए अलग अलग देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब ये है, जितने भी देश जैसे मान लेते हैं 193 कंट्री हैं, 193 देश हैं, तब इसे मान लेते हैं 150 से ज़्यादा जो देश हैं ये लोकतांत्रिक देश हैं। तब ऐसा नहीं कि हर जगह लोकतंत्र शासन व्यवस्था एक जैसा है, अलग अलग देशों में अलग अलग है। और अलग अलग होने के पीछे का रीज़न क्या है? तो अलग अलग होने के पीछे का जो रीज़न है वो यहाँ पर है सामाजिक स्थिति उस देश की आर्थिक उपलब्धि, उस देश के सांस्कृतिक मामले। इस आधार पे क्या है, जो शासन व्यवस्था है वो भी अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसमें क्या अलग अलग देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ये क्वेश्चन भी है कि क्या ऐसी कोई बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जा सकती है? क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर जो वो चीज़ें होंगी तो उस आधार पर उसे सही मायने में लोकतंत्र कहा जा सकता है? तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि अगर जो वो चीज़ें किसी भी शासन व्यवस्था किसी भी देश में होती है तो वहाँ पर सही मायने में लोकतंत्र है। तो क्या बुनियादी चीज़ें जहाँ पे जो हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में होनी चाहिए? तो उसमें से जो पहला है वो है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। पहला है ये अपने आप में पहली बात है, और दूसरी बात क्या है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही आ जाता है और इसकी व्याख्या करने को आती है। तो इसको ध्यान से देखना। देखो, इसका पहले जो 3 शब्द मैं इसको बता देता हूँ। पहले तीनों शब्द क्या है? उत्तरदायी का मतलब होता है कि जो सरकार बनेगी वो उत्तरदायी होगी। इसका कहने का मतलब है, अगर सरकार कोई काम करती है, अगर जनता ने उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा तो सरकार को उसका जवाब देना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो जैसे हमारे देश में क्या है, RTI एक्ट है, सूचना का अधिकार 2005, ठीक है। इसके तहत क्या है, अगर हम किसी भी सरकारी काम के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके माध्यम से हम जान सकते हैं, सरकार को इसका जवाब देना पड़ता है। तो इस तरीके से इसे कहते हैं उत्तरदायी। सरकार जो होगी उत्तरदायी होगी, सरकार जो है जवाबदेही होगी, यहाँ पे जो सरकार होगी वो उत्तरदायी होगी। इसके अलावा अगला जो शब्द है जिम्मेवार है। जिम्मेवार का मतलब है कि जो सरकार बनेगी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी जनता,
मतलब जनता की ज़रूरतें क्या हैं, क्या नहीं है, क्या डिमांड है, ये सारे जो ये जो जिम्मेदारी हुई वो सरकार की होगी, इसे कहते हैं जिम्मेदार सरकार बनेगी। वैध शासन का मतलब होता है जो जनता द्वारा चुनी होगी। तो ये चीज़ें, ये जो 3 शब्द है, ये 3 शब्द का मैंने मतलब बता दिया है। अब इसका हम पढ़ते हैं कि क्या है ये चीज़ें। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। इसके अलावा सरकार कायदे कानूनों को मानती है और उसी के अनुरूप कार्य करती हैं। इसके अलावा अगला जो है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा लोकतांत्रिक सरकारों में यह उम्मीद, जो लोकतांत्रिक सरकार है, देखिए जो लोकतांत्रिक सरकार से ये उम्मीद की जा सकती है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। इसके विपरीत गैर लोकतांत्रिक जो देश हैं वहाँ पे जो सरकार होती है वो उत्तरदायी और जिम्मेदार शासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। कहने का तो इसमें तुलना की गई है कि जो उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन है ये केवल लोकतांत्रिक देशों में ही देखने को मिलती है, गैर लोकतांत्रिक देशों में इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। तो इस मामले में जो लोकतांत्रिक देश है वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय गैर लोकतांत्रिक देशों के। तो ये कहा जा रहा है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी उसमें ये चीज़ें होना अनिवार्य है। दूसरी चीज़ है आर्थिक समृद्धि और विकास। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है इस मामले में या गैर लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था वो अच्छी है। तो जो लोकतंत्र में अच्छी शासन व्यवस्था की उम्मीद की जा सकती है, परंतु आर्थिक समृद्धि और विकास के संदर्भ में गैर लोकतांत्रिक देशों से पीछे हैं। ये देखने को मिला है कि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले जो देश हैं, वहाँ पर शासन व्यवस्था तो ठीक है लेकिन आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में ये थोड़े पिछड़े हुए हैं। किनसे? तो गैर लोकतांत्रिक देशों से, जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब जहाँ पे तानाशाही है, जहाँ पे एक पार्टी का शासन है, जो गैर लोकतांत्रिक देश है ये आर्थिक विकास ज़्यादा कर रहे हैं जो लोकतांत्रिक देश है उनसे। ये बात ये कहा जा रहा है। तो इसमें ये कहा जा रहा है दूसरा, विश्व में जितने भी गैर लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर आर्थिक समृद्धि और विकास लोकतांत्रिक देशों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। हालांकि लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास एक कमी है, परंतु इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अन्य सकारात्मक पहलू भी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक समृद्धि और विकास के संदर्भ में लोकतांत्रिक देश पिछड़ गए हैं और जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं ये बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे गरीबी भी कम देखने को मिलती है। तो लेकिन अगर जब हम इस आधार पे देखें, आर्थिक विकास और समृद्धि के आधार पे देखें, तो गैर लोकतांत्रिक देश ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं बजाय लोकतांत्रिक देशों के। लेकिन लोकतांत्रिक देश अगर जो विकास नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये जो लोकतांत्रिक देश है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ये बेकार है और गैर लोकतांत्रिक ही अच्छा है। ये तो केवल इसका एक पहलू के आधार पर हम नहीं तय कर सकते। इसके अलावा अन्य जो पहलू है उसमें तो क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही ठीक है। अगली जो चीज़ है वो है असमानता और गरीबी। इस आधार पर देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छा है या गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छा है। तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है राजनीतिक समानता पर आधारित होती हैं। जो लोकतंत्र में मुख्यतः राजनीतिक समानता पर आधारित होने वाली चीज़ें, इसका फोकस ज़्यादा होता है, राजनीति को लेकर ज़्यादा फोकस होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। जितने भी जो लोकतांत्रिक देश है, जैसे भारत जैसे जो बड़े विशाल लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ठीक है। अमीर जो आबादी है बहुत ही कम है और गरीब आबादी बहुत ज़्यादा है भारत जैसे देशों में। तो इसे कहते हैं आर्थिक असमानता का बढ़ना। तो जो लोकतांत्रिक देश है यहाँ पे आर्थिक असमानता बढ़ती है। लोकतांत्रिक जो सरकार है गरीबी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है जितना उनसे उम्मीद की जाती है। लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिला है कि बड़े से भ्रष्टाचार होता है और सरकार उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती गरीबी पर जितना उन्हें देना चाहिए। जो गैर लोकतांत्रिक देश में आर्थिक असमानता बहुत कम है, ये भी देखने को मिला। अगर वहाँ पे आर्थिक विकास ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आर्थिक असमानता भी कम होगी, वहाँ पे अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा। इसके अलावा गैर लोकतांत्रिक देशों में गरीबी में भी कमी देखने को मिलती है क्योंकि वो लोग इस पर काम करते हैं। इसके अलावा अतः आर्थिक असमानता और गरीबी के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। इस मामले में जो गैर लोकतांत्रिक देश है उन्हीं का रिकॉर्ड इसमें ज़्यादा अच्छा रहा है। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक विविधता में सामंजस्य। इस आधार पर देखिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा अच्छा है या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा अच्छा है। तो हमें देखने को मिलता है कि जो लोकतांत्रिक देश में विविधता का आदर होता है। इसके अलावा
किसी भी यहाँ पे समझ नहीं है, समझ आएगा। किसी भी समाज में टकराव को स्थायी रूप से ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु टकराव को लोकतांत्रिक देशों में शांतिपूर्ण तरीके से कम किया जा सकता है। जो यहाँ पे जो भी टकराव है, मतभेद है, ये तो बिल्कुल ही कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, स्थायी रूप से इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये ऐसी चीज़ें जो टाइम टू टाइम होती ही हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक देश है, ये लोग इसे शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों का यहाँ, क्योंकि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ये यहाँ पे कह रहे हैं ना, सामंजस्य का मतलब होता है एक बराबरी स्थापित करना। तो ये सामंजस्य शांतिपूर्ण तरीके से सामंजस्य स्थापित करके रखती है। विभिन्न जो धार्मिक लोग हैं, सामुदायिक लोग हैं, तो इस आधार पे क्या है, जितने सांस्कृतिक आधार पे जो भी विविधता वगैरह है, उसमें सामंजस्य स्थापित करके रखते हैं, बराबरी स्थापित करके रखते हैं, ताकि कोई अपने आप को छोटा, बड़ा या असंतुष्ट ना समझ सके। इसके अलावा सरकार सभी धर्मों, समुदायों और अन्य विविधताओं को ध्यान में रखकर ही काम करती है, ताकि किसी ऐसा ना हो कि किसी एक धर्म को ही फ़ायदा मिले, बाकियों को ना मिले, या एक समुदाय को ही फ़ायदा मिले, बाकियों को ना मिले। तो इन सबको ध्यान में रख के ही काम करता, ताकि सबको एक समान लाभ मिले, फ़ायदा मिले। लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में अक्सर ऐसे मतभेदों को दबा दिए जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक देशों में आपको तो पहली बात, किसी भी प्रकार का अपनी नाराज़गी व्यक्त करने का अभिव्यक्ति ही नहीं है। आप इन सब चीज़ों को कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो ज़बरदस्ती उसको दबा दिया जाएगा, जो देश के लिए क्या है, भविष्य में खतरा हो सकता है। तो इस मामले में लोकतांत्रिक देश ज़्यादा अच्छा है। अगला है नागरिक की गरिमा और आज़ादी, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की, और कितनी मतलब उनके पास फ्रीडम है, कितनी आज़ादी उनके पास। तो नागरिक गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से ज़्यादा आगे है, ठीक है, अन्य शासन व्यवस्था से बहुत ज़्यादा आगे है। अन्य शासन व्यवस्था पे गैर लोकतांत्रिक देशों से तानाशाह से है। इसके अलावा टकराव तभी पैदा होते हैं जब लोगों को लगता है कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर किसी समुदाय को लगेगा कि उनके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है जैसे बाकी समुदाय के साथ किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या है, टकराव जैसी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे श्रीलंका में देखा था हमने, ठीक है, जो सिंघली वर्ग है वो तमिलों का शोषण कर रही थी, उनके साथ समान व्यवहार नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे हिंसा देखने को मिलती है। इसके अलावा जो लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक समान नागरिक अधिकार दिए जाते हैं। इन अधिकारों की गारंटी संविधान में लिखित होती है, परंतु गैर लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकार केवल नाम मात्र के ही होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे नागरिक एक समान नागरिक अधिकार देने की बात की जा रही है, संविधान में इस बात की गारंटी है। इसके अलावा जो गैर लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे होता तो है नागरिक अधिकार, लेकिन नाम मात्र का होता है। अब होगा भी तो मुख्यतः पुरुषों के लिए ही होगा। गैर लोकतांत्रिक देशों में विशेषकर महिलाओं को बहुत ही कम आज़ादी दी जाती है। तो इस आधार पे जो चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर में जो ये 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट बहुत ज़्यादा मेन है। डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट यही एक क्वेश्चन बन के आ जाता है और इसकी व्याख्या करने को आ जाती है। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट में इसे बता रखा है, आप इसे चाहो तो इसे देख सकते हो, और जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो।